हेलो दोस्तों, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रचनावाद कंस्ट्रक्टिविज्म के सेकंड लेक्चर को देखेंगे। देखिए, फर्स्ट लेक्चर में हमने कई सारी बातें कर ली थी कि रचनावाद क्या होता है। मतलब रचनावाद के अंतर्गत जो हमें यूरो केंद्रिकतावाद का टॉपिक पढ़ना था, इसे हमने समझ लिया था कि यूरो केंद्रिकतावाद क्या होता है। ठीक है, यूरो केंद्रिकतावाद का उदय किस तरह से हुआ, यूरो केंद्रिकतावाद के पक्ष में क्या क्या तर्क दिए जाते हैं और उसके विपक्ष में क्या तर्क दिए जाते हैं, क्या आलोचनाएं हैं यूरो केंद्रिकतावाद की। तो ये सारी चीज़ें हमने फर्स्ट लेक्चर में काफ़ी डिटेल में कवर कर ली थी। सेकंड लेक्चर में हम आगे की बातें शुरू करेंगे, लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, बच्चों का एक डाउट ये भी है कि सर क्या रचनावाद को भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा एग्जाम में। तो देखो, रचनावाद को हमें कुछ खास एग्जाम में एक्सप्लेन नहीं करना है। हमें एक्चुअली रचनावाद में हम यूरो केंद्रिकतावाद को ही पढ़ते हैं कि विश्व में रचनावाद के अंतर्गत, कंस्ट्रक्टिविज्म के अंतर्गत यूरो केंद्रिकतावाद की विचारधारा को कंस्ट्रक्ट किया गया है, बनाया गया है, जिसमें कि यूरोप के प्रभुत्व को ही दर्शाया जाता है। ठीक है, कंस्ट्रक्टिविज्म मतलब एक संरचना करना। तो यूरो, इसके अंतर्गत आपको बस यूरो केंद्रिकतावाद के विचार को ही पढ़ना है और एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें आपको यूरो केंद्रिकतावाद से संबंधित बातें ही लिखनी होंगी। और वैसे भी जब आप एग्जाम में जाओगे तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो इस तरह से बनकर आएगा कि आप आराम से आंसर राइटिंग भी कर दोगे। तो बस आपको बस अच्छे से चैप्टर पढ़कर जाना है बस। ठीक है, तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही है। तो अब हम सेकंड लेक्चर को शुरू करते हैं। अब देखिए दोस्तों, सेकंड लेक्चर में हम यहाँ पे टॉपिक जो हमारा है वो है वैश्विक दक्षिण के परिप्रेक्ष्य क्षेत्रीय सिद्धांत। मतलब जो दक्षिण के देश हैं, जो कमजोर जो देश हैं, अब उनका क्या क्षेत्रीय सिद्धांत रहा है, वो क्या तर्क देते हैं यूरो केंद्रिकतावाद से संबंधित। तो ये सारी बातें हम यहाँ पर करेंगे। हालांकि यूरो केंद्रिकतावाद का जो हमने क्रिटिसिज्म लास्ट टाइम देखा था, जैसे कि हमने देखा था कि यूरो केंद्रिकतावाद में हमने कुछ यहाँ पे पॉइंट्स देखे थे लास्ट टाइम, तो ये भी काफ़ी यूजफुल तर्क हैं। ये कई सारी आर्ग्यूमेंट्स हैं जो कि यूरो केंद्रिकतावाद के क्रिटिक में या उसकी आलोचना में दिए जा सकते हैं, दिए जाते हैं। ठीक है, लेकिन बस हम यहाँ पे एक जो दक्षिण के देश हैं, जो अभी मैं बताऊंगा दक्षिण के देश कौन होते हैं। तो जो दक्षिण के देश हैं, अब उनका क्या क्षेत्रीय सिद्धांत रहा है, वो क्या या किस तरह से तर्क दे रहे हैं यूरो केंद्रिकतावाद के बारे में, तो अब हम उसको पढ़ने जा रहे हैं। वैसे सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी, आप हर बार की तरह वीडियो देखते रहिए। वैश्विक दक्षिण मोटे तौर पर लैटिन अमेरिका, एशिया, अफ्रीका और ओशिनिया के क्षेत्रों से संबंधित है। यह एक शब्द है जिसमें तीसरी दुनिया और परिधि देश शामिल हैं और ऐसे क्षेत्रों को व्यक्त करता है जो यूरोप और उत्तर अमेरिका के बाहर के क्षेत्र हैं। इनमें से अधिकांश, किंतु सभी नहीं, कम आय वाले देश हैं और अमूमन राजनीतिक अथवा सांस्कृतिक रूप से हाशिए पर हैं। और इस टॉपिक में मुख्य रूप से बात की जा रही है कि यूरोपीय और जो वेस्टफेलियाई जो धारणा है, यूरोपीय जो धारणा है, उसको स्वीकार करने के विरुद्ध यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो तर्क दिखाए गए हैं। अब देखिए दोस्तों, वैश्विक दक्षिण किन देशों को कहा जाता है। ग्लोबल साउथ, ये नाम आपने पहले भी सुना होगा, तो मैं आपको बता दूं, ग्लोबल साउथ या वैश्विक दक्षिण, जैसे कि जो लैटिन अमेरिका का ये पूरा महाद्वीप है, इसमें जितने भी देश हैं, और अफ्रीका का जो पूरा महाद्वीप है, जितने भी देश हैं यहाँ पर, एशिया, जिस एशिया में जापान वगैरह को छोड़कर जो शक्तिशाली देश हैं, जापान हो गया एक, और कुछ जो ज़्यादा शक्तिशाली देश हैं उनको नॉर्मली छोड़कर बाकी मेनली जापानी है यहाँ पर। तो पूरा लगभग आप एशिया ले सकते हो, पूरा अफ्रीका, पूरा लैटिन अमेरिका, और यहाँ पे ओशिनिया है। ओशिनिया कहाँ पर है, तो ये यहाँ पे आपको दिख रहा है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर का हिस्सा। तो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर कुछ देश हैं एक द्वीप समूह के रूप में, तो इनको ओशिनिया कह दिया जाता है। तो ओशिनिया के जो देश हैं, इसके अलावा यहाँ पे कुछ द्वीपीय समूह है, वो देश आप कह सकते हो। तो कुल मिलाकर ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है, इसको वैश्विक दक्षिण कहा जाता है। ठीक है, इसमें रह कौन गया, इसमें रह गए ये यूरोप रह गया, और यूरोप के अलावा यहाँ पे उत्तर अमेरिका रह गया। क्योंकि देखो, उत्तर अमेरिका जो है उसमें कनाडा आता है, कनाडा के बाद यूएसए आता है, जो कि आपस में मतलब देख सकते हैं कितनी बड़ी पावर है पूरी दुनिया की। तो ये यूरोपीय देश लोग ही यहाँ पे निवास भी करते हैं। तो मुख्य रूप से यूरोप के क्षेत्र को छोड़कर, रशिया वगैरह को छोड़कर, और ये उत्तरी अमेरिका जो है इसको छोड़कर, लगभग सभी देशों को दक्षिण वैश्विक दक्षिण में शामिल कर लिया जाता है। ठीक है, वैश्विक दक्षिण या ग्लोबल साउथ मान लिया जाता है। तो बात आपको समझ में आ गई, ग्लोबल साउथ क्या है। ग्लोबल साउथ का मीनिंग आपको आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ग्लोबल साउथ या वैश्विक दक्षिण किन देशों को कहा जाता है। नॉर्मली ये जो देश हैं वो थोड़े पिछड़े हुए हैं। ये नए जो तीसरी दुनिया के देश हैं वो इसमें शामिल है। तीसरी दुनिया के देश कौन थे, तीसरी दुनिया के देश वो थे जो गुलामी के बाद आज़ाद हुए।
ठीक है, जो नए देशों के रूप में सामने आए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, तो वो इसमें पूरी तरह शामिल हैं। अफ्रीका हो गया, दक्षिण अमेरिका जिसे लैटिन अमेरिका कहा जाता है, पूरा जो एशिया है, यहाँ पे आप ले लो मिडल ईस्ट वगैरह का जो रीजन है, अरब वगैरह का जो रीजन है, ये भी एशिया का ही है। तो ये आप ले लो, पूरा ओशिनिया के देश हैं। तो ये सब वैश्विक साउथ का एक हिस्सा है। ठीक है, यहाँ पे कई बार बच्चों को कन्फ्यूज़न हो जाती है कि जो साउथ का है, साउथ चीज़ है, अगर हम अर्थ के साउथ को देखें तो जो अर्थ का जो साउथ है वो कुछ ऐसा है। अर्थ का साउथ ये वाला जो हिस्सा है वो अर्थ का साउथ में है। भारत एक तरह से नॉर्थ में आता है। ठीक है, पूरा का पूरा भारत अगर मैं बताऊं तो वो हकीकत में नॉर्थ में आपको दिखाई देगा अर्थ के, अगर जब हम पृथ्वी को देखते हैं तब। लेकिन फिर भी यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर ज़्यादातर जो देश है ना वो दक्षिण दक्षिण में शामिल हैं, इसलिए एक तो वैश्विक दक्षिण यूज़ किया जाता है शब्द। और जो अमीर देश हैं, जो मतलब पहले से संपन्न देश हैं, वो मुख्य रूप से उत्तर में हैं। यूरोप पूरा उत्तर में है और अमेरिका पूरा उत्तर में है। तो इसलिए जो कमज़ोर देश हैं उन्हें दक्षिण देश कह दिया गया है। भारत भी इस वैश्विक दक्षिण वाले देशों में शामिल है। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। 2-3 पॉइंट मैं और बता देता हूँ। पहली बात यहाँ पर कि तीसरी जो दुनिया के देश थे, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री हम बोलते हैं, ठीक है, तीसरी दुनिया के जो देश हैं वो इस ग्लोबल साउथ में या वैश्विक दक्षिण में शामिल हैं। और सेकंड यहाँ पे पॉइंट आप लिख सकते हो, कि लिखना नहीं है वैसे, बस समझ लो आप, वैश्विक दक्षिण में वो देश भी शामिल हैं जो मतलब जितने भी देश शामिल हैं वो कमज़ोर देश हैं। कमज़ोर का मतलब ये है वो ज़्यादा पावरफुल कंट्री नहीं है। उनमें से अधिकतर जो देश हैं वो कम आय वाले देश हैं। हालांकि कुछ जो देश हैं उनकी इनकम अब बढ़ चुकी है, उनके अंदर अच्छा पैसा आ गया है। लाइक चाइना ले लो आप, भारत ले लो, तो यहाँ पे स्थिति पहले के हिसाब से काफ़ी बदलाव हुआ है यहाँ पर। ठीक है, जो दूसरे देश हैं वहाँ की तुलना में अगर हम बात करें तीसरी दुनिया के, तो भारत, चीन और कुछ दूसरे दक्षिण पूर्वी जो एशिया है, वहाँ पर कई सारे देश हैं बहुत अमीर हैं वो आपस अपने आप में। और अरब के कुछ देश हैं जो अपने आप में बहुत अमीर हैं। लेकिन इनको अगर हम छोड़ दें नॉर्मली, तो कम आय वाले देश अधिक हैं द साउथ 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 ग्लोबल साउथ में। ठीक है, इसके साथ एक एक पॉइंट आप ये भी ऐड कर सकते हो कि यहाँ पर आप देखोगे कि जो परिधि देश हैं वो आते हैं। आपने सुना होगा परिधि और केंद्र, केंद्र और परिधि। एक होता है केंद्र और एक होता है परिधि। तो केंद्र वो देश हैं जिन्होंने गुलाम बनाया था पहले दूसरे देशों को, जो शक्तिशाली हैं। इसमें यूरोपीय देश शामिल हैं, अमेरिका शामिल है। आर्थिक रूप से ये देश मजबूत हैं, इसलिए इनको हम केंद्र कहते हैं। ठीक है, परिधि देश वो हैं जो उपनिवेश रहे थे इन देशों के और कमज़ोर हैं काफ़ी ज़्यादा। तो परिधि देश शामिल हैं अधिकतर किसमें, ग्लोबल साउथ में। तो ये सारी बातें आपको समझ में आ गई। और कुछ लोगों के मन में अगर डाउट है तो मैं बता दूं, ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड, ये सब ना नॉर्थ के हिस्से हैं। भले ये साउथ में क्यों ना हो, लेकिन ये ग्लोबल साउथ में नहीं आएंगे क्योंकि ये प्रभुत्वशाली देश हैं, अमीर देश हैं। सबसे अच्छी बात ये है इनकी, अमीर हैं और संपन्न हैं। इनके पास रिसोर्सेज वगैरह की कोई कमी नहीं है, इनको किसी ने गुलाम नहीं बनाया। तो इसलिए ये ग्लोबल साउथ का हिस्सा नहीं माने जाते हैं। और ये वैसे भी यहाँ पर जो लोग हैं वो यूरोपीय ही हैं। तो यहाँ पे आपको बात समझ में आ गई होगी। काफ़ी लंबा खींच दिया मैंने, लेकिन ये जितनी भी चीज़ें हैं वो ठोस हैं। एक बार अगर आपको समझ में आ जाएगी तो हर बार समझने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर हम यही देख रहे हैं वैश्विक दक्षिण के क्षेत्रीय सिद्धांतों को। तो अब हम दक्षिण के कुछ इंपॉर्टेंट जो देश हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं, जो वेस्टफेलिया या यूरोपीय जो धारणा है उसके खिलाफ अच्छे से तर्क देने में सक्षम हैं, जिनके पास अपना मतलब कई सारे सिद्धांत हैं। जैसे कि यहाँ पे भारत का एग्जाम्पल है। सबसे पहले भारत राज्य सिद्धांत और अधिराज्यत्व और राजत्व व्यवस्था। अब ये क्या है तो इसको समझिए। बिनॉय कुमार सरकार के अनुसार आरंभिक हिंदू राजनीतिक सिद्धांतकारों के पास संप्रभुता की एक देशज अवधारणा थी, जो राज्य प्राधिकार के प्रयोग के लिए स्वशासन और राष्ट्रीय स्वावलंबन के महत्व को पहचानती थी। बिनॉय कुमार सरकार की, अगर मैं यहाँ पे सरकार का सरनेम है, तो इनके अगर कॉन्टेक्स्ट में मैं बात करूँ तो इनके अनुसार मैं अगर बात करूँ तो जो भारत है, भारत का जो प्राचीन इतिहास था अगर हम उसको देखें तो भारत के पास अपना खुद का राजनीतिक सिद्धांत मौजूद था। भारत के पास अपना खुद का जो राजनीतिक विचार है, जो राजनीतिक सिद्धांत है वो मौजूद था। अपने राष्ट्र को स्वशासन के तहत या अपने राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो भी सिद्धांत चाहिए होते हैं, जो भी नियम कायदे कानून की आवश्यकता होती है, वो भारत के पास मौजूद थे। कौटिल्य को विश्व के प्राचीनतम यथार्थवादियों के रूप में देखा जाता है और इस संबंध में उनका योगदान महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों, अभी हम बात करते हैं ना
यथार्थवादी विचारधारा, रियलिज्म की बात करते हैं। तो अभी हम बात करें अगर रियलिज्म की, तो अगर आप रियलिज्म के जो दार्शनिक हैं उनको देखोगे, तो उनके जो दार्शनिक हैं आज के टाइम पर, जो दार्शनिक आपको दिख जाएंगे रियलिज्म में, वो कहाँ कितने पुराने हैं, वो 400 साल 500 साल पुराने नॉर्मली आपको दार्शनिक दिखेंगे। लेकिन कौटिल्य का जो विचार है वो साफ तौर पर दर्शाता है कि कौटिल्य एक प्राचीनतम यथार्थवादी थे। हालांकि कई और भी लोग यथार्थवादी उदाहरण हमें प्राचीन में मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी कौटिल्य का विचार हमें प्राचीनतम यथार्थवादियों का उदाहरण प्रस्तुत करता है। यथार्थवादी आप जानते हैं ना क्या कहते हैं? यथार्थवादी कहते हैं कि जो विश्व है उसमें युद्ध होने की संभावना बनी रहती है और सैन्य, आपकी सेना ही आपको सुरक्षा प्रदान करेगी, या कई तरह की जो विचार हैं इसमें यथार्थवाद में शामिल है, और ऑलरेडी मैंने आपको पहले समझा भी दिया है यथार्थवाद क्या है। तो यहाँ पे बात को समझिए, यहाँ पे तर्क दिया जा रहा है कि जैसे कि अगर हम भारत जैसे देश की बात करें, तो भारत के पास अपना खुद का राजनीतिक सिद्धांत था प्राचीन समय में। आज से 2500 साल पहले भी यहाँ पर जो राजा थे वो अपने सिद्धांतों के अकॉर्डिंग यहाँ पर शासन करते थे। कई सारे भारत में राजनीतिक सिद्धांतकार थे, कई सारे विद्वान थे, जैसे कि कौटिल्य का एक बहुत बड़ा नाम शामिल है यहाँ पर, जिन्होंने अपना राज्य मंडल का सिद्धांत प्रस्तुत किया था, शक्ति संतुलन के बारे में बताया था 2500 साल पहले। अब ये इनका क्या सिद्धांत था इसको आपको बताना है यहाँ पे, मतलब समझना है आपको। तो ये क्या सिद्धांत था इसको मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब देखिए, कौटिल्य ने जो मंडल सिद्धांत दिया था, जिसे हम राज्य सिद्धांत भी कहते हैं भारत का, भारत के लिए मान लेते हैं, क्योंकि एक प्रमुख दार्शनिक के रूप में हमें यहाँ पे कौटिल्य दिखाई दे रहे हैं ना, तो उनके सिद्धांतों को हम मान लेते हैं। अभी बस हम एक दार्शनिक के तौर पर देख रहे हैं कौटिल्य के विचार, जो कि प्राचीन टाइम पर उन्होंने जो विचार दिए थे उनको। अब ये क्या है कौटिल्य का राज्य मंडल का सिद्धांत, तो एक बार मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। यहाँ ये जो अर्थशास्त्र शब्द है वो कौटिल्य ने जो किताब लिखी थी उसको अर्थशास्त्र कहा जाता था। हालांकि ये अर्थशास्त्र राजनीति शास्त्र था, ठीक है, नाम अर्थशास्त्र था लेकिन इसका मतलब राजनीति शास्त्र था। अब देखिए, कौटिल्य ने कहा कि एक विजिगीषु राज्य होता है जिसको अपनी सीमा बढ़ानी होती है, जो योग्य होता है। अब क्या होता है, कौटिल्य ने कहते हैं शत्रु कौन होगा। कौटिल्य यहाँ पे 4 बातें करते हैं, प्रमुख रूप से 4 बातें यहाँ पे बताते हैं कौटिल्य। तो यहाँ पे देखिए, कौटिल्य कहते हैं शत्रु कौन होगा। तो कौटिल्य कहते हैं जिस राज्य की सीमा आपके राज्य से टकराती है वो आपका स्वाभाविक रूप से शत्रु होगा। कौटिल्य आगे कहते हैं मित्र कौन होगा। कौटिल्य कहते हैं मित्र वो होगा अगर आप, जो आपका शत्रु राज्य है उस राज्य से किसी जब तीसरे या किसी अन्य देश की जो सीमा टकराती है तो वो आपका स्वाभाविक रूप से मित्र होगा। मतलब ये कि मान लो ये शत्रु वाला राज्य है, अब इसकी सीमा एक XYZ करके एक राज्य से टकरा रही है। अब एक राज्य यहाँ पर है XY ABCD करके, ठीक है, ABC एक राज्य यहाँ पर है और एक राज्य XYZ है, तो बीच में ये शत्रु राज्य है। अब देखिए, ABC का दुश्मन ये वाला राज्य और XYZ का भी दुश्मन ये, तो दुश्मन का दुश्मन क्या हुआ, दोस्त हुआ। कहने का मतलब ये है कि ये अगर आपका जो आपका शत्रु राज्य है उससे जिसकी बाउंड्री टकराती है वो आपका क्या होगा, स्वाभाविक रूप से मित्र होगा। जैसे कि मान लो ये आप हो, ठीक है, ये आप हो और यहाँ पे आपकी बाउंड्री, आपके देश की बाउंड्री इस शत्रु राज्य से टकरा रही है। अब एक यहाँ पे एक और देश है यहाँ पर जिससे आपकी बाउंड्री नहीं टकरा रही, लेकिन इसकी बाउंड्री इस देश से टकरा रही है, तो स्वाभाविक रूप से ये वाला जो देश है इसका शत्रु हुआ और आप भी इसके शत्रु हुए। मतलब आप दोनों का शत्रु सेम है, तो आप दोनों आपस में क्या होंगे, मित्र होंगे। तो ये कौन कह रहा है, ये कौटिल्य कह रहे हैं। कौटिल्य कह रहे हैं कि शत्रु का शत्रु मित्र होता है। अब कौटिल्य इसके बाद आगे कहते हैं एक राज्य मध्यम राज्य होगा। मध्यम वो राज्य होगा जिसकी बाउंड्री दो राज्यों या 2 से अधिक जो भी राज्य हैं उनसे टकराएगी और वो फिर अपने हिसाब से किसी एक का साथ देगा। कहने का मतलब यह है कि मान लो कि यहाँ पे 2 नंबर का राज्य 1 नंबर का राज्य आपस में शत्रु हैं और मध्यम राज्य की जो सीमा है वो दोनों के साथ ही टकरा रही है। अब मध्यम राज्य इन दोनों में से किसी एक का क्या होगा, इन दोनों में से किसी एक का मित्र होगा। अब वो अपने हिसाब से अपने टाइम के अकॉर्डिंग वो किसी एक का साथ देगा, किसी एक के साथ शत्रुता निभाएगा। ठीक है, तो ये बात है यहाँ पर। इसके बाद जो कौटिल्य है वो कहते हैं एक चौथा राज्य होगा उदासीन। अब ये उदासीन क्या होता है, तो उदासीन वो राज्य होगा जिसकी बाउंड्री किसी देश के साथ, नॉर्मली जो शत्रु राज्य हैं उनके साथ नहीं टकराएगी और वो दूर होगा, लेकिन फिर भी वो किसी एक का साथ जो सही होगा उसका साथ देने का प्रयास करेगा, या टाइम के हिसाब से वो भी डिपेंड करता है उसके ऊपर। तो वो किसी का भी साथ दे सकता है या किसी का भी साथ नहीं दे सकता। तो ये 4 प्रकार के राज्य कौटिल्य ने अपने राज्य मंडल के सिद्धांत में प्रस्तुत किए थे। ठीक है, अब यहाँ पे आप थोड़ा सा और समझ लीजिए।
कौटिल्य ये कह रहे हैं यहाँ पर कि एक विजिगीषु राज्य है। अब विजिगीषु राज्य के बगल में जो राज्य जिससे कौटिल्य की बाउंड्री शेयर हो रही है, अरि राज्य। तो कौटिल्य ने कहा, सॉरी, विजिगीषु की जिसके साथ बाउंड्री शेयर हो रही है, जो यहाँ पर अरि राज्य लिखा हुआ है, तो ये अरि राज्य विजिगीषु राज्य का दुश्मन होगा, ठीक है। और पार्निश ग्रह, ये जो राज्य है ये भी विजिगीषु राज्य से टकरा रहा है, इसकी बाउंड्री भी टच हो रही है विजिगीषु राज्य से, तो ये भी विजिगीषु राज्य का शत्रु होगा। अरि और पार्निग्रा आपस में मित्र होंगे, क्योंकि इन दोनों का जो शत्रु है वो कौन है, वो विजिगीषु है। अब इसी तरह ये जो अरि राज्य है इसकी बाउंड्री टकरा रही है मित्र राज्य से, और ये जो पार्निग्रा राज्य है इसकी बाउंड्री टकरा रही है आक्रंद राज्य से। अब क्योंकि आक्रंद का जो दुश्मन है वो कौन है, पार्निग्रा, और मित्र का जो दुश्मन है वो है अरि, यहाँ मित्र एक नाम है, ठीक है। तो अरि और आक्रंद दोनों, सॉरी, अरि और पार्निग्रह दोनों दुश्मन है किसके, मित्र और पार्नि और आक्रंद के। और यहाँ पे एक बात और समझो, जो मित्र राज्य है उसका दुश्मन कौन है, मित्र राज्य का जो दुश्मन है वो है अरि, ठीक है। और विजिगीषु राज्य का जो दुश्मन है वो भी अरि है। तो विजिगीषु राज्य और मित्र राज्य आपस में मित्र होंगे, क्योंकि विजिगीषु राज्य और मित्र राज्य जो है यहाँ पर वो आपस में दोस्त हैं। क्यों, क्योंकि उनका शत्रु सेम है। क्योंकि देखो, मित्र राज्य और विजिगीषु राज्य की बाउंड्री किससे टकरा रही है, अरि से, तो अरि के दोनों दुश्मन हैं और दोनों दुश्मन आपस में दोस्त होंगे। और यहाँ पे उसी तरह वही उदाहरण यहाँ पे लागू हो रहा है, जो आक्रंद है और जो विजिगीषु है इन दोनों का दुश्मन भी सेम है, कौन है, पार्निग्रह है। तो पार्निग्रह राज्य दोनों का ही दुश्मन है, इसलिए आक्रंद और विजिगीषु आपस में दोस्त होंगे। ये प्रक्रिया चलती रहेगी, ठीक है। इसके अलावा कुछ देश मध्यम की भूमिका निभाते हैं, कुछ उदासीन की भूमिका निभाते हैं। और विजिगीषु राज्य को कौटिल्य ने निर्देश दिया कि उसे अपनी बाउंड्री बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। तो ये सारी बातें थी। राज्यमंडल का पूरा जो सिद्धांत है आज भी लागू होता हुआ आपको दिखाई दे देगा। हकीकत है, जिस देश की बाउंड्री जिसके साथ टकराती है उसमें कॉन्फ्लिक्ट होता है। भारत और पाकिस्तान की बाउंड्री टकरा रही है, कॉन्फ्लिक्ट आप देख सकते हो, ठीक है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बाउंड्री टकराती है तो आप कॉन्फ्लिक्ट देख सकते हो। चाइना और भारत की बाउंड्री अब टकरा रही है, पहले नहीं टकरा रही थी क्योंकि तिब्बत था बीच में, लेकिन अब टकरा रही है तो कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है। और पाकिस्तान और यहाँ पे अफगानिस्तान है, यहाँ पे देखिए, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत, इंडिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बीच में आता है पाकिस्तान, तो अफगानिस्तान का दुश्मन पाक और इंडिया का भी दुश्मन पाकिस्तान, तो आपस में अफगानिस्तान और इंडिया सहयोग कर रहे हैं, ठीक है। भले ही आपको लगे कि अफगानिस्तान और इंडिया में दोस्ती इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन दोस्ती है, ऐसा नहीं है कि दोस्ती नहीं है, ठीक है। रिलेशन इतने ख़राब नहीं है अफगानिस्तान के साथ, रिलेशन भारत के काफ़ी बेटर रिलेशन है। और क्योंकि वहाँ पे अभी लोकतांत्रिक सरकार नहीं है ना, स्पेशली अफगानिस्तान में, इसलिए थोड़े रिलेशन अभी मजबूत नहीं है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान एक स्वाभाविक शत्रु है अफगानिस्तान और इंडिया का, और इसीलिए दोनों देशों के रिलेशन काफ़ी अच्छे हैं। अभी जब लोकतांत्रिक सरकार थी तो काफ़ी ज़्यादा रिलेशन अच्छे थे इंडिया और अफगानिस्तान के। हालांकि अभी भी रिलेशन धीरे धीरे अच्छे होने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, शत्रु का शत्रु दुश्मन होता है। तो अफगानिस्तान का शत्रु पाकिस्तान और पाकिस्तान का शत्रु भारत, तो आपस में अफगानिस्तान और भारत दोस्त हो सकते हैं या हैं लगभग। तो इसके साथ ही आप बहुत सारे उदाहरण देख सकते हो। और एक नेपाल का उदाहरण आपको देखने को मिलेगा। अब नेपाल की बाउंड्री चाइना के साथ भी टकरा रही है, भारत के साथ भी टकरा रही है, इसीलिए नेपाल की कई बार आप सिचुएशन देखोगे कि कई बार नेपाल ऐसा लगेगा कि आप कई बार नेपाल को देखकर आपको लगेगा कि नेपाल चाइना की तरफ मुड़ रहा है, और कई बार या मोस्टली नॉर्मली जो कि भारत की तरफ उसका झुकाव देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये एक मध्यम की भूमिका निभाते हुए देश दिखाई देते हैं। कई सारे उदासीन देश दिखाई देंगे आपको विश्व राजनीति में। तो यहाँ पे आप बात को समझिए, थोड़ा लॉजिक लगाइए यार, कि 2500 साल पहले इतना बड़ा राजनीतिक दर्शन प्रस्तुत करना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, है ना। बहुत अमेजिंग बात भी आप इसे कह सकते हैं। भारत के विद्वान जो कौटिल्य हैं, इन्होंने 2500 साल पहले, उससे भी मतलब पुराने ही है ये, तो लगभग मैं बता रहा हूँ 2500 साल टाइम लगभग बता रहा हूँ, थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है, लेकिन इतना हज़ारों साल पुराना ये जो राजनीतिक दर्शन है उसमें कितने सारे मतलब जो सिद्धांत हैं वो आज भी लागू हो रहे हैं। तो इसको आप इग्नोर कैसे कर सकते हैं? आप कैसे कह सकते हैं कि यूरो केंद्रिकतावाद ही अपने आप में सब कुछ है? तो यहाँ पे यही तर्क दिया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे वैश्विक दक्षिण के देशों के द्वारा यही तर्क दिया जाने का प्रयास है कि दक्षिण के भी अपने सिद्धांत रहे हैं।
इसके साथ ही दंड व्यवस्था पूरी तरह प्रचलित थी भारत में। किस तरह की जो पनिशमेंट की व्यवस्था है, या राजा के क्या कर्तव्य हैं, राज्य कैसे चलेगा, जनता के क्या कर्तव्य होंगे। जैसे कि कौटिल्य वगैरह ने जनता के कर्तव्यों को भारत में बताया है कि जनता का कर्तव्य है कि जनता समय से, या जो भी टैक्स है वो जनता अपने राजा को प्रोवाइड कराए, ठीक है। और अगर हाँ, ऐसा भी कहा है कि जो राजा है अगर वो टैक्स लेकर भी जनता की रक्षा ना कर पाए तो विद्रोह कर देना चाहिए जनता को। तो कई सारी जो बातें हैं राज्य से संबंधित वो हमें भारतीय दर्शन में आराम से देखने को मिल जाती है, ठीक है। प्राचीन भारतीय दर्शन में आपको आराम से देखने को मिल जाएंगी सारी बातें। इसके अलावा दोस्तों नेहरूवादी अंतर्राष्ट्रवाद यानी कि नेहरूवाद, गांधीवाद, राजनीतिक हिंदूवाद और नव उदारवादी वैश्विकवाद, इन चार अवधारणाओं को प्रभावी वेस्टफेलियाई अवधारणा के विरुद्ध रखा जा सकता है। आधुनिक अगर हम समय में देखें, समकालीन समय में देखें तो नेहरूवाद भी अपने आप में काफ़ी व्यापक विचार है। नेहरू जी का जो अपना मतलब विज़न रहा है, उन्होंने कई सारे विचार दिए हैं राजनीति से संबंधित, पॉलिटिक्स से संबंधित। तो वो कहाँ से थे? वो यूरोप से थोड़ी ना थे, वो भारत से थे, एशिया से थे। तो इनका अपने आप में बहुत लंबा विचार है, विज़न है बहुत बड़ा। गांधी जी का अपना विचार है। गांधी जी ने पूरी राजनीतिक व्यवस्था के बारे में बात की है, आर्थिक व्यवस्था की बात की है। गांधी जी ने स्वशासन की बात की है, पंचायती राज की बात की है। गांधी जी ने आत्मनिर्भर व्यक्ति की बात की है, देश की बात की है। तो अपने आप में इनके जो विचार हैं वो अपने आप में काफ़ी बड़े हैं। तो इनकी आइडियोलॉजी को हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये भी अपने आप में काफ़ी बड़ा सिद्धांत के तौर पर हमें दिखाई देते हैं। राजनीतिक हिंदूवाद जो कहता है साफ तौर पर कि भारत की अपनी अलग एक संस्कृति है, मतलब भारत में भी एक ऐसी संस्कृति है जिसके दम पर भारत आगे बढ़ सकता है। तो ये सारी बातें हैं। इसके साथ ही नव उदारवादी विचार भी फैल रहे हैं जो वैश्विकवाद के कारण जन्म लिए हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे एक बात बता दूं कि भारतीय प्राचीन जो इतिहास रहा है उसमें हमें राजनीतिक दर्शन काफ़ी देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं भारत में जो राजनीतिक उथल पुथल होती है, बहुत ज़्यादा राजनीतिक अस्थिरता रहती है। इसके कारण कई सारे जो विकास हो रहा था प्राचीन भारत में वो रुक जाता है धीरे धीरे। फिर भारतीय जो सोसाइटी होती है वो धीरे धीरे वो बंद हो जाती है। कई सारी कुरीतियाँ वगैरह भारतीय समाज में पैदा हो जाती हैं। तो एक लंबा दौर था, भारत का एक इतिहास था काफ़ी उथल पुथल भरा, जिसके कारण बहुत सारी जो चीज़ें थी वो हमें मतलब वो गुप्त हो गई, वो छुप सी गई। देखिए दोस्तों, अब मैं यहाँ पे एक पॉइंट बता रहा हूँ आपको कि देखिए, अगर हम बात करें वेस्टर्न जितने भी पॉलिटिकल थॉट, अगर मैं उनकी बात करूँ ना, यूरोपीय पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान की, तो उनकी खोज काफ़ी होती है, उनकी रिसर्च काफ़ी होती है। लेकिन भारत की मैं बात करूँ तो भारत आज भी एक देखा जाए तो भारत में जो खोज है, जो राजनीतिक चिंतन का दोबारा से जो अनुवाद वगैरह है, उसकी स्पीड बहुत धीरे है। अभी भी भारत के बहुत सारे जो ग्रंथ हैं उनको सही से ट्रांसलेट नहीं किया गया। अभी भी भारतीय संस्कृति को पूरी तरह, जो प्राचीन भारतीय संस्कृति रही है उसको पूरी तरह उजागर नहीं किया जा सका है। आज हम देख रहे हैं जिस तरह से वेस्टर्न थिंकर जो हैं उनके विचारों को बढ़ावा दिया जा रहा है, पाश्चात्य जो ज्ञान विज्ञान है इसी पर ज़्यादा बल दिया जा रहा है। तो ये भी इसका एक कारण है। तो ये तो भारत के कॉन्टेक्स्ट में बात है, इससे काफ़ी डिटेल में नेक्स्ट कभी जो भी टॉपिक आएगा भारत से संबंधित उसमें कवर करेंगे। लेकिन हाँ, यहाँ पे हमें इतना दिखाई देता है कि सिर्फ यूरो केंद्रिकतावाद को ही हम पूरे विश्व का इतिहास नहीं मान सकते। इसके बाद अफ्रीका, संप्रभुता, उबंटू और पराश्रितता, ये क्या है? अब इसको पढ़ाने से पहले मैं कहूँगा दोस्तों, अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लें, इम्पॉर्टेंट है। और ये कहूँगा कि अगर आपको टेलीग्राम लिंक में प्रॉब्लम आती है तो आप डायरेक्टली अगर सर्च करेंगे ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट ऑफिशियल तो आपको चैनल मिल जाएगा। तो ज्वाइन कर लेना, इंपॉर्टेंट है। हो सकता है ना कई सारी इन्फॉर्मेशन मुझे देनी हो आप लोगों को, अब ज़्यादा बच्चे रहेंगे ना तो उसमें आसानी से मैं इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे पाऊँगा, क्योंकि कई बार पॉसिबल नहीं हो पाता कि एग्जैक्ट तुरंत टाइम पर वीडियो लाई जाए। तो कई सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है वहाँ पर, तो प्लीज़ आप उस चैनल को ज्वाइन कर लें और वहाँ पे बने भी रहें। तो यहाँ पे अब वापस आते हैं, तो अफ्रीका, संप्रभुता, उबंटू और प्राश्रितता, यह तर्क दिया जाता है कि पाश्चात्य अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत या तो अफ्रीका की वास्तविकता को गलत ढंग से प्रस्तुत करता है या फिर नव औपनिवेशिक सिद्धांतों के अभ्यास में भाग लेता है। ऐसा तर्क दिया जाता है कि अफ्रीका से संबंधित जो सिद्धांत है, कई बार ऐसा तर्क दिया जाता है कि जो पाश्चात्य अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत है वो अफ्रीका को गलत तरह से प्रस्तुत करता है, या फिर जो नव औपनिवेशिक विचार है उसके अंतर्गत अफ्रीका से संबंधित विचार प्रस्तुत करता है। कुल मिलाकर कहा जाए तो अफ्रीका को एक पिछड़े हुए देश के रूप में पूरी तरह प्रस्तुत किया जाने का प्रयास पाश्चात्य दर्शन के द्वारा किया गया है। एमी नियांग पश्चिम अफ्रीका के पूर्व औपनिवेशिक अतीत पर ध्यान देते उन सामाजिक संरचनाओं की समझ को प्रस्तुत करती हैं
जिन्होंने अफ्रीका के राजनीतिक जीवन को कायम रखा। उनके अनुसार मौसी राज्य अफ्रीका के वोल्टाई क्षेत्र में आरंभिक वर्षों में प्रेरणा स्रोत बन गया था। 15वीं और 16वीं शताब्दी में प्रेरणा स्रोत बन गया था। नैतिक प्राधिकार मतलब यहाँ पे ज़्यादा था, शोषण वाली व्यवस्था कम थी, नैतिकता ज़्यादा थी। अफ्रीकी राज्यों की स्थानीय और विविध पूर्व औपनिवेशिक अतीत पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता और अफ्रीका के औपनिवेशिक अतीत को पूर्णतः पश्चिम की सभ्यता प्रसार मिशन के दृष्टिकोण से समझा जाता है। कहने का मतलब यह है कि अफ्रीका के इतिहास को सही से उजागर नहीं किया गया। अब अफ्रीका में जो औपनिवेशिक व्यवस्था स्थापित की गई, उससे पहले के इतिहास को अफ्रीका के सही से प्रस्तुत नहीं किया गया यूरोपीय लोगों के द्वारा, पाश्चात्य दर्शन के द्वारा। और प्रस्तुत कैसे किया गया, तो सभ्यता प्रसार मिशन के तौर पर प्रस्तुत किया गया। सभ्यता प्रसार मिशन मतलब ये कहता है सभ्यता प्रसार मिशन कि जो यूरोपीय देश हैं उनको छोड़कर जो दूसरे देश हैं जिनको यूरोपीय देशों ने गुलाम बनाया, वो असभ्य थे और यूरोपीय देश उनको सभ्य बना रहे थे। ये कह रहा है सभ्यता प्रसार मिशन। तो इसी के तहत अफ्रीका का भी वर्णन किया जाता है कि अफ्रीका एक असभ्य देश था पूरी तरह, और उसको पूरी तरह सभ्य बनाने का प्रयास किया जा रहा था यूरोपीय देशों के द्वारा। इस दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत किया जाता है। तो यहाँ पे यही कह रहे, यहाँ पे एनी नियांग के द्वारा यही कहा जा रहा है, एमी नियांग के द्वारा, कि सही से प्रस्तुत नहीं किया गया अफ्रीका के इतिहास को। उबंटू एक अन्य प्रासंगिक अवधारणा है। इसका संबंध इस विचार से है कि व्यक्ति अनिवार्य रूप से पूर्ण का हिस्सा है और वास्तव में वह समुदाय के समरूप है। कहने का मतलब है ये अफ्रीका का एक विचार है उबंटू। उबंटू एक विचार है जो कि समुदाय के विचार से संबंधित है। समुदाय का विचार मतलब होता है कम्युनिटी का विचार। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति है वो कम्युनिटी का एक हिस्सा है। लाइक एक रोटी का टुकड़ा है, तो एक रोटी का जो टुकड़ा है वो एक रोटी का पहले हिस्सा रहा होगा, तभी तो टुकड़ा आया ना बाद में। जो टुकड़ा है रोटी का वो कैसे आपको दिखाई देगा, एक रोटी पहले आई थी, उस रोटी के टुकड़े के रूप में आपने रोटी का टुकड़ा देखा, और जब वो रोटी का जो टुकड़ा है जब वो आपस में मिलेंगे जितने भी टुकड़े हैं रोटी के, तब जाके वो एक रोटी पूरी तरह पूर्ण होगी। तो इसी तरह यहाँ पे कहा गया कि व्यक्ति समुदाय का एक हिस्सा है, अभिन्न हिस्सा है। उबंटू की धारणा यह मानती है कि जब समुदाय में व्यवस्था अशांत हो, उदाहरणतः संघर्ष के द्वारा, तब व्यवस्था की भावना को वापस लाने के लिए सामूहिक प्रयास की आवश्यकता होती है। इसका अर्थ है कि हर कोई हर किसी के प्रति उत्तरदायी है, किसी कर्तव्य की भावना के कारण नहीं, अपितु इस कारण कि वे अपृथककरणीय रूप से जुड़े हुए हैं। इसी कारण एक के प्रति अन्याय सभी लोगों के प्रति अन्याय है। यह पश्चिम के व्यक्तित्व की व्यक्तिवादी स्वार्थी समझ के विरुद्ध है। पश्चिम अफ्रीकी राज्यों की व्याख्या प्रदान करते हुए समीर अमीन केंद्र और परिधि की अवधारणा का प्रतिपादन करते हैं। देखिए, उबंटू की जो अवधारणा है दोस्तों, वो समुदाय से जुड़ी है। ये मानती है कि जो व्यक्ति है वो समुदाय का अभिन्न हिस्सा है, और समुदाय के किसी एक व्यक्ति के साथ अगर अन्याय होता है तो मतलब वो पूरा का पूरा समुदाय के साथ अन्याय हुआ, और हर व्यक्ति हर दूसरे व्यक्ति के प्रति उत्तरदायी है। ठीक है, इसलिए नहीं कि ये उसका कर्तव्य है, बल्कि इसलिए कि हर एक व्यक्ति एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो ये जो विचारधारा है ये सभी व्यक्तियों को एक साथ जोड़ने का प्रयास करती है, ये अफ्रीकी विचारधारा है। और इसके विपरीत पश्चिम की विचारधारा व्यक्तिवादी है, जो व्यक्ति पर फोकस करती है। हालांकि व्यक्तिवादी विचारधारा अपने आप में उसके पीछे कई सारे अच्छे पक्ष तर्क दिए जा सकते हैं, लेकिन फिर भी व्यक्तिवादी विचारधारा समूह के मुकाबले व्यक्ति को महत्व देती है, जो कि यूरोपीय विचारधारा है, और अफ्रीकी जो उबंटू विचारधारा है वो समूह पर बल देती है। इसके साथ ही जो समीर अमीन हैं, ये केंद्र और परिधि की बात करते हैं। ये कहते हैं कि जो परिधि, जो देश हैं अफ्रीकी जो देश हैं, ये पिछड़े हुए ये जो देश हैं, इनके पिछड़ेपन का एक कारण है केंद्र वाले देश। ठीक है, जो केंद्र देश है इसमें बड़े अमीर देश आते हैं जिन्होंने पहले औपनिवेशीकरण के द्वारा उपनिवेश बनाया था परिधि देशों को। तो ये सारी बातें इनके द्वारा प्रस्तुत की गई थी। अब हम बात करते हैं लैटिन अमेरिका विकास और प्राक्षरिकता। प्राक्षरिकता मतलब होता है, प्राक्षर्य मतलब एक तरह से हुआ डिपेंड रहना, अधीन। आंद्रे गुंडर फ्रैंक ने अल्प विकास के विकास का विचार दिया। दोस्तों थोड़ा मुंह से स्किप हो जाता है कोई वर्ड, तो हर बार की तरह उसको आप थोड़ा इजी लिया करें, थोड़ा इग्नोर ही किया करें। एक्चुअली लगातार बोलते हुए थोड़ा सा स्किप हो जाता है माइंड मुंह से। फ्रैंक के अनुसार अनुभव की भिन्नता के कारण तीसरी दुनिया कभी भी पश्चिम द्वारा दिए गए मार्ग का अनुगमन नहीं कर सकती। पश्चिम ने उपनिवेशवाद का अनुभव नहीं किया, जबकि तीसरी दुनिया के अधिकांश देश पश्चिम के अभूतपूर्व
भूतपूर्व उपनिवेश हैं। तीसरी दुनिया का पिछड़ापन सामंतवाद अथवा अभिजात तंत्र कारण नहीं था, बल्कि यह औपनिवेशिक अनुभव तथा विदेशी प्रभुत्व का परिणाम था। अब देखिए, आंद्रे गुंडर फ्रैंक कहते हैं कि ये जो लैटिन अमेरिका है या ये जो दूसरे पिछड़े हुए तीसरी दुनिया के ये जो देश हैं, यहाँ का जो पिछड़ापन है वो यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था या जमींदारी व्यवस्था, सामंतवादी व्यवस्था या अभिजात तंत्रीय व्यवस्था के कारण नहीं है। ये लोग उपनिवेश बनाए गए थे, जो फर्स्ट कंट्री है, फर्स्ट वर्ल्ड जो यूरोपीय देश हैं इनके द्वारा, तो इसी कारण से ये गरीब रह गए, इनका शोषण हुआ है। और ये लोग, इनकी संस्कृति अलग है, इन्होंने अलग तरीके के अनुभव सहे हैं, देखे हैं, इनका जो अनुभव है तीसरी दुनिया का वो अलग है, इनका जो एक्सपीरियंस है इनके देश का वो अलग है। इसीलिए ये यूरोपीय देश या ये जो पश्चिमी देश हैं अमेरिका वगैरह, इनके मार्गों पर नहीं चल सकते। ठीक है, ऐसा आंद्रे गुंडर फ्रैंक कहते हैं। प्राक्षरता सिद्धांत। प्राक्षरता की परिभाषा है बाहरी राष्ट्रों और उद्योगों पर वस्तुपरक आर्थिक अधीनता की स्थिति से स्वायत्तता के सिद्धांत की प्राप्ति में प्रमुख बाधा के रूप में दर्शाया जाता है। मतलब यह है कि एक डिपेंडेंस सिद्धांत है यहाँ पर प्राक्षरता। तो ये बता रहा है कि किस तरह से डिपेंड हैं कई सारे जो देश हैं, वो यूरोपीय देश या पश्चिमी जो देश हैं उस पर डिपेंड हो गए हैं। ऐसी राजनीतिक व्यवस्था स्थापित की गई है और लंबे समय तक उनका शोषण हुआ है, तो इसके कारण वो काफ़ी अधीन हो गए हैं। अब जो नियम कानून वगैरह विश्व के लिए बनाए जाते हैं, तो उसमें किसकी भूमिका है अधिक? वो भूमिका जो पश्चिमी देश हैं उन्हीं की है, और इसी कारण से अधीन है दूसरे देश उनके। इसके अलावा चीन, कन्फ्यूशियसवाद और ट्रिब्यूटरी व्यवस्था। अभी जो हमने लैटिन अमेरिका के बारे में कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा, ये एक तरह से पूरे विश्व पर ही लागू होता है, दक्षिण के जो देश हैं उन सभी के लिए लागू होती है ये बातें। ठीक है, अब चीन का कन्फ्यूशियसवाद, ट्रिब्यूटरी व्यवस्था क्या है, ये थोड़ा ये आप देखिए। जाओ एक दार्शनिक है, यहाँ पे एक विद्वान है। जाओ तर्क देते हैं कि विश्व की अव्यवस्था का उद्भव विश्व के दर्शन के प्रति अनुचित परिप्रेक्ष्य के उपयोग से होता है। फिर इसी अनुचित परिप्रेक्ष्य के आधार पर समस्या का अवधारण और समाधान का निरूपण होता है। जाओ तर्क करते हैं कि मौजूदा वेस्टफेलियाई व्यवस्था संघर्ष का सृजन करती है, क्योंकि यह राष्ट्र हितों की प्रतिस्पर्धा पर आधारित है। इसलिए हमें विश्व व्यवस्था के संबंध में वास्तविक रूप से वैश्विक नजरिए से सोचना चाहिए। विश्व की समस्याएं किसी भी एक राष्ट्र, महाशक्ति, क्षेत्र अथवा अंतर्राष्ट्रीय संगठन के लिए बहुत बड़ी हैं। टियांगशिया एक विधि है जिससे वास्तविक रूप से वैश्विक परिप्रेक्ष्य के द्वारा विश्व की समस्याओं और विश्व व्यवस्था को देखा जा सकता है। देखिए दोस्तों, कहने का मतलब यहाँ पे ये है, चीन के एक विद्वान हैं जाओ, तो अब ये विद्वान जो है वो कहते हैं कि आज जो विश्व में वेस्टफेलियाई व्यवस्था स्थापित है, जो यूरोपीय राजनीतिक व्यवस्था पूरे विश्व में जो स्थापित है, इससे संघर्ष को बढ़ावा मिलता है, ये संघर्ष का सृजन करती है। ठीक है, और ऐसे में राष्ट्रों के बीच अपना आपस में कंपटीशन वगैरह होता है और संघर्ष देखा जाता है विश्व में। तो ऐसे ये जो परिप्रेक्ष्य है, ये जो नज़रिया है, इसे बदलने की आवश्यकता है और इसमें हम बदलाव कर सकते हैं। किसके द्वारा? एक विधि इन्होंने बताई, टियांगशिया एक विचार है, टियांगशिया। तो टियांगशिया जैसे विचार के द्वारा हम आज की ये जो संघर्षपूर्ण व्यवस्था है इसको बदल सकते हैं। ये कौन कह रहा है? ये जाओ कह रहे हैं, ये जाओ कह रहे थे। और यहाँ पे और बातें हैं, जहाँ पश्चिम विश्व को प्रजाति के आधार पर विभाजित करता है, चीनी चिंतन इसे एक नैतिक तर्क के आधार पर संयुक्त करता है जो सांस्कृतिक है। अब जो चीनी ये जो विचार है टियांगशिया, ये नैतिक आधार पर विश्व को एकजुट रखने का प्रयास करता है या सांस्कृतिक आधार पर एकजुट करने का प्रयास करता है। और यहाँ पे कहा जा रहा है क्रिटिक की जो पश्चिम का जो विचार है वो प्रजाति के आधार पर, नस्ल के आधार पर जो विभाजित करने का जो विचार है, उसके अपोजिट में चीन का जो विचार है वो एकजुट करना चाह रहा है नैतिक रूप से। टियांगशिया व्यवस्था इस आधारिका पर आधारित है कि विश्व एकता के परिणाम स्वरूप विश्व शांति और विश्व समरसता की प्राप्ति होगी। देखिए, ये जो टियांगशिया विचार है, ये जो टियांगशिया व्यवस्था का ये जो विचार है, ये व्यवस्था पूरे विश्व में एक तरह से, इस व्यवस्था का मानना है कि पूरे विश्व को एकजुट किया जाए नैतिक आधार पर और विश्व में शांति कायम रखने का प्रयास किया जाए। हालांकि वो बात अलग है कि चीन की नीतियां हम देखते हैं साम्राज्यवादी हैं, लेकिन हाँ, चीन का अपना ये विचार है, टियांगशिया व्यवस्था उसका विचार है जिसके द्वारा विश्व में संघर्ष को खत्म करने का प्रयास किया जा सकता है। ये चीन का ऐसा मानना है। तो कहने का मतलब यहाँ पे बस यही था। हमने अलग अलग देशों के यहाँ पर जो भी विचार देखे, इसके द्वारा हमने समझने का प्रयास किया कि दक्षिण
वैश्विक दक्षिण के पास भी अपने कई सारे सिद्धांत रहे हैं, इनका भी अपना इतिहास रहा है। तो इस तरह अगर हम सिर्फ यूरोप को देखेंगे तो ये गलत होगा। सिर्फ यूरोप के कॉन्टेक्स्ट में सारी बातें की जाएं विश्व में, या सारे सिद्धांत यूरोप के हिसाब से बनाए जाएं, तो ये बहुत ही गलत होगा, ये सही नहीं होगा। तो इसीलिए यहाँ पे तर्क दिया जाता है वैश्विक दक्षिण के द्वारा अलग अलग, और धीरे धीरे जैसे जैसे यहाँ के देश मजबूत हो रहे हैं, इनका तर्क भी मजबूत हो रहा है, और धीरे धीरे हम देख रहे हैं दुनिया में वैश्विक जो दक्षिण विश्व है इसकी भूमिका भी बढ़ रही है, और उम्मीद है आने वाले टाइम पे बढ़नी चाहिए। और यूरोपीय देशों को भी इनकी जो चीज़ें हैं वो समझनी चाहिए, इनकी जो परेशानियाँ हैं उसको समझते हुए सभी पूरे विश्व के इतिहास को एकजुट करने का प्रयास करना चाहिए, पूरे विश्व को महत्व देना चाहिए। तो यहाँ तक हमने बात कर ली यूरो केंद्रिकतावाद की, और जो रचनावाद का जो आपका चैप्टर था ये पूरी तरह ख़त्म हो गया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके एक बार ज़रूर बताएं, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।